बेसिकली एंटीमाइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स में पहला क्वेश्चन है कि अ 35-year-old मेल प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, कफ, मार्क्ड weight loss, who have a chest x-ray shows right apical lung infiltrates and on sputum examination acid fast bacilli है तो TB है, ट्यूबरक्लोसिस है. नेम द कॉजेटिव एजेंट एंड राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कॉजेटिव एजेंट बताना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है. बेसिकली इसमें यूज़ हुआ है आइसोनियाजिड. ठीक हो गया. आइसोनियाजिड यूज़ हुई है इज़ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्स द इनहिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस विच इज़ एसेंशियल कंपोनेंट इन द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल. और बेसिकली माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को जब इनहिबिट करते हैं तो आइसोनियाजिड इंटरफेयर करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है. आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कराता है एज अ साइड इफेक्ट. और अगर हाई डोजेज में लेंगे ना तो इसका प्रोलॉन्ग कर देता है पीरियड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स को, बिकॉज आइसोनियाजिड इंटरफेयर करता है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6, इसलिए नेसेसरी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नर्व फंक्शन. एज अ रिजल्ट आइसोनियाजिड्स कैन लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B कॉजिंग द पेरिफेरल न्यूरोपैथी. विटामिन B6 की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है. बेसिकली कॉजेटिव एजेंट ये है कि नंबरनेस और टिंगलिंग जो है वो आइसोनियाजिड की वजह से ये है. उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो ना माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और इस तरह बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती और ना इस तरह ना. लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसलिए होती है क्योंकि ना बेसिकली अगर हाई डोजेस के अंदर आइसोनियाजिड ले ली जाए ना ज़्यादा अरसे के लिए, फिर आइसोनियाजिड क्या करती है कि पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 जो बॉडी के अंदर विटामिन है उसके साथ उसकी मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती है. उसकी वजह से बेसिकली ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से. इसलिए गिव रीजंस फॉर दिस एडवर्स इफेक्ट्स हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड. इसका एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी था जो कि प्रिवेंट किया जा सकता है बाय गिविंग द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B6 अलॉन्ग विद आइसोनियाजिड. जब भी हम पेशेंट को आइसोनियाजिड देंगे साथ में ना विटामिन B6 रिकमेंड करते हैं. और पायरोडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट ऑफ आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी बाय मेंटेनिंग द एडिक्वेट लेवल्स ऑफ विटामिन B6. The recommended dose of pyridoxine is 10 to 50 milligram per deciliter for adults receiving isoniazid therapy. Regular monitoring करते हैं विटामिन B6 के लेवल की can be help in identifying the patients who are at risk of developing isoniazid induced peripheral neuropathy. अपना टेबलेट करना है फर्स्ट प्रेफर्ड रेजिमेन. इसमें क्या आती है राइफैम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, एथम्बिटोल. अब उनकी डोज भी बतानी है और उनकी ना डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है. यानी कि ना आइसोनियाजिड देते हैं. अब इसको याद रखिए कि राइप था ना निमोनिक, तो इस दर हमने पहले ISPR नहीं होता आर्मी का, उसके आई पहले हमने पुट कर दिया, आर बाद में IRP. ठीक है IRP में हम 5 मिलीग्राम 10, 25 to 30 और इथेम्बिटोल को 15 to 20 मिलीग्राम देना है पर बॉडी वेट. आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन 6 मंथ्स के लिए देते हैं. पायराजिनामाइड और एथम्बिटोल 2 मंथ्स के लिए देते हैं. पायरोडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 है, ये हम आइसोनियाजिड के साथ दे सकते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें रिस्क ऑफ आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी को. या आइसोनियाजिड इंटरफेयर करते हुए मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरोडॉक्सिन. इसकी वजह से क्या होता है कि एसेंशियल विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है और डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट. देयरफॉर पायरोडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन इज रिकमेंडेड to prevent the adverse effects of isoniazid. The recommended dose of pyridoxine is 10 to 50 milligram per day for adults receiving the isoniazid. Alternative drugs for tuberculosis बतानी है. अमीकासिन, पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बेसिकली क्लोफ्लोजामाइन, और इसमें आ जाता है साइक्लोसिरीन, इथोनामाइड और लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाब्यूटिन. इसमें बेसिकली नाम आने चाहिए. फिर कहते हैं कि मिडिल एज मैन विथ 3 months हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड प्रोडक्शन ऑफ कफ वाज डायग्नोज टू हैव अ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, वो कहते हैं ट्रीटेड स्टार्टेड विद द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. यानी नेम द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस कौन सी होती है? रिफैम्पिन, आइसोनियाजिड, एथम्बिटोल और पायराजिनामाइड. ठीक है, फिर वो कहते हैं नेम द इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स व्हाई दे आर गिवन इन कम्बिनेशन. एडवर्स इफेक्ट्स ये होता है कि ना बेसिकली क्या कर देते हैं कि या तो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर. इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स में ये होता है कि आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है और हेपेटोटॉक्सिसिटी कराती है. रिफैम्पिन हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कराती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम भी कराती है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कराती है. पायराजिनामाइड हाइपरयूरिसीमिया भी कराता है. और ना बेसिकली हेपेटोटॉक्सिसिटी भी. इथेम्बिटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है और ना ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाती है जिसमें बेसिकली ना स्लाइवा आ जाएगा, और बेसिकली ना यूरिन आ जाएगा और ना टेयर्स आ जाते हैं, उनकी ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाती है.
अब वो कहता है कि ये ड्रग्स ना कम्बिनेशन की फॉर्म में इसलिए देते हैं ताकि ये ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है वो कम से कम करे। ठीक हो गया। अब इसकी वजह से ना माइकोबैक्टीरियम में कम से कम ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होगी। तो अगर ड्रग्स को अलोन यूज़ किया जाए तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ज़्यादा होगी। जब मल्टीपल ड्रग्स इन कम्बिनेशन की फॉर्म में देते हैं तो मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वर्क कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली टू किल द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलपमेंट का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो होते हैं मोर इफेक्टिव है एट एलिमिनेटिंग द बैक्टीरिया and reducing the risk of a relapse. Additionally, combination therapy always for a shorter duration of treatment and reduces the risk of toxicity associated with the high doses of individual. इसने कहा फर्स्ट लाइन, अगला क्वेश्चन था कि a young patient came to pulmonary OPD with the complaints of chronic productive cough, hepatotoxicity and a low-grade fever. He was diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis. Name the first-line drug. The first-line anti-tuberculosis drugs used for treatment of pulmonary tuberculosis are rifampin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. इनके एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि सारी की सारी ड्रग्स हैं, चारों की चारों हेपेटोटॉक्सिक है। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथम्बिटोल जो है ये बेसिकली क्या करा रहा था, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, टीयर्स, लाइवा एंड बेसिकली यूरिन का ऑरेंज डिस्कलरेशन कर रहा था। पायरेजिनामाइड जो होता था हाइपरयूरिसीमिया कर रहा था। रिफैम्पिन जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है। ठीक हो गया। अब ना हमने कहा कि ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स अनकॉमन है अगर 5% ऑफ पेशेंट्स के अंदर दी जाए ड्रग। तो अगर हमने कहा कि ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट दैट डिटरमाइंस द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग रेजिमेंट्स ऑफ द फॉर दिस स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो कहते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी टीबी 4 ड्रग्स आर गिवन फॉर 3 months एंड देन 2 ड्रग्स आर गिवन फॉर 9 months. व्हाट इज द रीजन ऑफ द गिविंग द ड्रग्स इन कम्बिनेशन में क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर ड्रग्स यूज़ की जाए अलोन तो क्या करती हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाता है। इसके अगर हम यूज़ करें मल्टीपल ड्रग इन कम्बिनेशन, इट इंश्योर्स दैट देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन वर्किंग साइमल्टेनियसली टू किल द बैक्टीरिया, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मेंटेनेंस resistance development. The combination of drugs is also more effective at eliminating the bacteria and reducing the risk of relapse. Additionally, combination therapy allows for a shorter duration of treatment and reduce the risk of the tissue toxicity associated with the high doses of the individual drugs. Name the first line anti-TB drugs. Isoniazid, rifampin, pyrazinamide. Name the common adverse effects. सारी हेपेटोटॉक्सिक हैं। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। एथम्बिटोल जो होती है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स करा देती है। इसके पायरेजिनामाइड हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरिसीमिया नहीं, ऑरेंज डिस्कलरेशन जो है ना, पहले भी मैंने गलत बताया, रिफैम्पिन कराता है। रिफैम्पिन ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कर देता है, इसमें स्वेट, यूरिन और टेयर्स आते हो। एथम्बिटोल जीआईटी डिसऑर्डर, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस कराता है। फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बतानी है। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायरेजिनामाइड, एथम्बिटोल। सेकेंड लाइन में लिवोफ्लोक्सासिन, मिक्सासिन, एथियोनामाइड। Basically clinical uses of rifamycin. Rifamycin first line antibiotic agent है used for the treatment of the various bacterial infections. Some of its clinical use are treatment of tuberculosis. Rifamycin is a key component of the first line therapy of the tuberculosis. It is a highly effective against Mycobacterium tuberculosis, the bacterium that causes tuberculosis. Rifamycin is used in a combination with the other drugs to treat the active tuberculosis as well as latent tuberculosis infections to prevent the development of the disease, active disease. Treatment of leprosy में rifamycin use होती है in the combination with the other drugs like dapsone, sulfones होती हैं basically, dapsone, ace-dapsone वगैरह. Treatment of certain bacterial infection. Rifamycin is used to treat the other bacterial infections caused by the gram-positive bacteria such as Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia and the Neisseria meningitidis. Prophylaxis against meningococcal disease. Rifamycin is used as a prophylaxis in people which are close contact with the individuals who are meningococcal disease. The drug helps to prevent the spread of the bacteria and the development of the disease. Treatment of brucellosis में भी basically brucella की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हम रिफामाइसिन जो होती है रिफामाइसिन जो होती है फर्स्ट एजेंट देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोसेलोसिस. बेसिकली व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बेसिक रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग. आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि माइकोलिक सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जो कि सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम का एसेंशियल कंपोनेंट है. आइसोनियाजिड प्रोड्रग है और इसे एक्टिवेट होने के लिए ना एक एंजाइम चाहिए होता है जो कैटालिस्ट पर ऑक्सीडेज है जिससे क्या है जीन जो है वो इनकोड करता है और ये कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव फॉर्म में. और जब ये आइसोनियाजिड के साथ बाइंड करता है तो फिर सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड होती है. बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम आइसोनियाजिड डिसरप्ट्स द सिंथेसिस ऑफ द माइकोलिक एसिड एंड इंटरफेयर्स विद द इंटीग्रिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल.
ultimately leading to the bacterial cell death. Basis of resistance. The basis of resistance to isoniazid is permanently due to the mutation of the bacterial gene or in the promoter region of the INHA gene. These mutations can reduce the expression of the activity of CADG gene और INHA gene enzyme. एथम्बिटोल क्या मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता है माइकोबैक्टीरियम के अंदर. ये है ना बेसिकली अर्बेनोसाइल अमाइनो ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अर्बेनोसाइल अमाइनो अर्बिनोग्लाइक्टिन एक प्रोटीन होती है, बेसिकली वो नहीं बन पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती, वो नहीं बन पाती, जिसकी वजह से माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती. बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एथम्बिटोल इट इंटरफेयर्स विद द सेल वॉल सिंथेसिस एंड डिसरप्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल. Basis of resistance to ethambutol is primarily due to the mutations on the bacterial EMB gene that encodes for the target enzyme albinosyl transferase. These mutations can reduce the risk of binding ethambutol to the target enzyme and decrease the activity of the enzyme. A 20-year-old female has been diagnosed as a patient of pulmonary tuberculosis. What is the bactericidal may be selected, give their mechanism of action and adverse effects. For the treatment of pulmonary tuberculosis, a combination of at least three drugs include the basically isoniazid, rifampin and pyrazinamide. Isoniazid का mechanism of action ये होता है कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ये ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ना कैटलिस्ट पेरोक्सिडेज एंजाइम जो कि CADG इनकोड करता है वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में. और जो रिफैम्पिन है ना रिफैम्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना बेसिकली माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ही नहीं होती और बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनती. RNA पॉलीमरेज जो है ना ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है द बैक्टीरियल DNA टू RNA, जिसकी वजह से क्या होगा कि RNA सिंथेसिस नहीं होगी, अल्टीमेटली बैक्टीरियल डेथ होगी. इसके एडवर्स इफेक्ट्स ये बेसिकली आइसोनियाजिड का एडवर्स इफेक्ट था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस कराता है. और रिफाम्पिसिन जो होती है ना ये साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन कराती है, इंडक्शन कराती है और डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स कराती है. पायराजिनामाइड जो होता है ना बेसिकली ये पायराजिनामाइडेज एंजाइम से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और बैक्टीरियल सेल डेथ कर देती है ना, वहाँ पे सेलुलर प्रोसेसेस को इनहिबिट कर देते हैं. इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरयूरेसीमिया, आर्थ्राल्जिया वगैरह आ जाती है. A 16-year-old girl has a diagnosed with a fresh case of pulmonary tuberculosis. Enumerated four drugs from the agents of first line therapy: isoniazid, rifampin, pyrazinamide, ethambutol. Explain the rationale for prescribing the pyridoxine along with isoniazid. Isoniazid के साथ pyridoxine इसलिए देते हैं क्योंकि isoniazid जो होती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, तो बेसिकली विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होती है. जब हम ना isoniazid के साथ विटामिन एक्सटर्नल सोर्स से विटामिन B6 देंगे तो बेसिकली वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रिवेंट कराएगी. ठीक हो गया. तो पैराडॉक्सिन सप्लीमेंट्स हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द isoniazid induced peripheral neuropathy. Explain the rationale of prescribing the pyridoxine along with isoniazid. Pyridoxine is a vitamin B6 given along with isoniazid to prevent or reduce the risk of isoniazid induced peripheral neuropathy. Isoniazid can interfere with the metabolism of pyridoxine, which leads to deficiency of the essential vitamin. Deficiency can cause the peripheral neuropathy, which is characterized by the numbness, tingling and the burning sensations of the hands and feet. Therefore, pyridoxine supplementation is recommended to prevent the adverse effects of isoniazid. The recommended dose of pyridoxine is 10 to 50 milligram per day for adults receiving isoniazid therapy. A 30-year-old lady came to the medical OPD with a history of productive cough, low-grade fever, anorexia, and a weight loss for at least 88 weeks. She is diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis or put anti-tubercular therapy. Explain the pharmacological basis of the multi-drug therapy in PB. The rationale behind the multi-drug therapy ये होता है कि ना बेसिकल ड्रग रेजिस्टेंस, अगर सिंगल ड्रग को लार्ज डोज में दिया जाए तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स पैदा हो जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, जिस बार ड्रग जो है वो इफेक्ट नहीं शो कर पाती. इसलिए वे क्या करते हैं कि ना नंबर ऑफ डोजेज कम करके नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स नहीं पैदा होते और नहीं ये ट्रीटमेंट आउटकम्स को भी इम्प्रूव करती है. अब ना रैशनेल ऑफ यूजिंग द पैराडॉक्सिन विद आइसोनियाजिड ये था कि आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, जो कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 टिंगलिंग सेंसेशन होती है. जब इसलिए हमें एक्सटर्नल प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग द आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट of peripheral neuropathy, pyridoxine causing the peripheral neuropathy. What is the duration of 4-drug regimen? 4-drug regimen consists of isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambutol is given for the 6 months.
These four drugs given for the 2 months. The following two-drug regimen of isoniazid and rifampin is for an duration of 4 months. The total duration of the regimen is 6 months. Okay, then what is the rationale behind the use of multi-drug therapy in the TB? The rationale behind the using the multi-drug therapy in the TB to prevent the emergence of the drug-resistant strains Mycobacterium tuberculosis caused by the slow-growing organism, and a single-line drug therapy can be lead to the emergence of the resistant mutants. The use of multiple drugs with the different mechanism of action reduces its chances of resistance development, ensures maximal bacterial activity and improves treatment outcomes. यानी कि ना rationale behind the multi-drug TB therapy यही था कि emergence of drug resistant strains Mycobacterium को कम से कम किया जाए, जो कि slow growing organism है, और single drug थेरेपी की वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स प्रेजेंट जान जाते हैं. द यूज़ ऑफ मल्टीपल ड्रग्स क्या करती हैं? हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट, इंश्योर्स द मैक्सिमल बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी.